जानते हैं द साबरमती रिपोर्ट की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2002 से अयोध्या में, जहां पर कुछ श्रद्धालु साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए निकल रहे थे और साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चलती है। तो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही साबरमती एक्सप्रेस में आग लग जाती है। जब ट्रेन गुजरात के गोधरा पहुंची थी और साबरमल एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगने की वजह से 59 लोग मारे गए थे। लेकिन जब यह बात बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को मालूम चली तो सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट बनाने लगे। इस फिल्म में ईवीटी नाम के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल को दिखाया गया है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब आगे हम समर को देख पाते हैं जो कि एक न्यूज रिपोर्टर तो है लेकिन वो बहुत पॉपुलर नहीं है। इसके बाद हमें राज फिल्म का सबसे फेमस सीन दिखाया जाता है जिसमें मालिनी का भूत बेहद इंडक्टिव अंदाज में डिनो मोरिया के किरदार आदित्य को बर्बाद करने की बात कर रहा है। इस स्क्रीन को प्रेस स्क्रीनिंग में दिखाया जाता है जहां वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में पहुंचा हिंदी मीडियम का पत्रकार समर कुमार मेकर से एक ऊंचा सवाल पूछ लेता है। सीन को देखकर समर कुमार राज के फिल्म मेकर से पूछता है कि पर्दे पर दिखने वाली लड़की तो भूतनी है, तो फिर वह लिपस्टिक क्यों लगाती है? यह सवाल सुनकर मेकर्स भड़क जाते हैं और इसी के साथ समर की गर्लफ्रेंड भी नाराज हो जाती है। इस स्क्रीन पर मेकर्स के साथ फोटो खजवाने के लिए अपनी इंग्लिश मीडियम गर्लफ्रेंड को साथ लाया था, पर उसके बिना सिर पैर के सवाल ने उसकी बेइज्जती करवाई और उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो खींचा का मौका भी छीन लिया। अब इवेंट से निकल कर जाते हुए समर को ऑफिस से कॉल आती है और यह कॉल उसकी जिंदगी और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाली है। समर को साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके साथ जाती है ईवीटी न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट मनिका राजपुरोहित। मनिका राज रोहित ईवीटी मीडिया हाउस में तेज तर्रार और फेमस न्यूज एंकर है जिसकी फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बल्कि न्यूज एंकरिंग के स्टाइल का इंडस्ट्री में काफी दबदबा है। तो समर मनिका से पहली बार फ्लाइट में मिला था। वो तो उन्हें आइडल मानता है। यहाँ उनकी बहुत सारी बातें होती हैं और यहाँ पर मनिका को मालूम चलता है कि समर जो है वो फिल्मी लाइन में है। उसे तो बस यहाँ पर लाया गया क्योंकि उनके पास कोई और रिपोर्टर मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो दोनों ही गोधरा पहुंच चुके थे और फिर मनिका और समर साथ ग्राउंड जीरो पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और 2 बोगियों में आग लगी हुई थी। यहाँ पर समर सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था साबरमती एक्सप्रेस की। इन 2 बोगियों में जो कुछ भी हुआ उन सभी को देखकर समर और मनिका दंग रह चुके थे। उन्हें मालूम चलता है कि 59 लोग इन 2 बोगियों में मारे गए हैं। वो यहाँ पर सभी लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पूछताछ करने के बाद मालूम चलता है कि 2 पक्षों में लड़ाई हो चुकी थी और यह हादसा तो बिल्कुल भी नहीं था। यह आग जानबूझकर लगवाई गई थी। यह बात समर और मनिका दोनों को ही बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी। जिसके बाद हम कुछ पॉलिटिशियंस को देखते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि इस कांड के द्वारा हम इस सरकार को किसी भी तरह से नीचे झुका सकते हैं। बस हमें पब्लिक को बताना होगा कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मनिका रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। समर उसे सूट कर रहा था और मनिका यहाँ पर बताती है कि अयोध्या से चलने वाली साम्राज्य जा रही थी। अचानक से गोधरा पहुंचने पर उसमें आग लग गई और एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें कि 59 लोग मारे गए हैं। ये सारी चीजें देखते हुए समर को बहुत बुरा लगा क्योंकि मनिका और समर दोनों ने ही साथ में देखा कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। इसके बावजूद समर ने मनिका मैडम से कुछ नहीं कहा। वह बस उनकी बातें सुनता रहा। मनिका ने समर से कहा था कि जब यह क्लिप कंप्लीट हो जाए तो वह उसे ऑफिस भेज दे। तो यहाँ पर समर भी चुपचाप मान गया। तो मनिका मैडम के यहाँ से जाने के बाद समर फिर से जीरो ग्राउंड में आता है और वहां पर वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है जो कि दिखाई जानी चाहिए थी। समर यहाँ पर बताता है कि किस तरह से हमला हुआ है। वह हॉस्पिटल जाकर उन सारे विक्टिम्स की रिकॉर्डिंग करता है जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन सभी का कहना यही था कि भीड़ अचानक से आई और ये सोची समझी चाल थी और 59 लोग मारे गए। उनकी फैमिली के दर्द को यहाँ पर समर ने रिकॉर्ड कर लिया था। जब वो ये सारी रिकॉर्डिंग लेकर वापस आ रहा था तभी अचानक से दंगाई यहाँ भी पहुंच गए और उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे तैसे समर जो है वो वहां से भाग जाता है और तुरंत ही दिल्ली आकर उस रिकॉर्डिंग के बारे में ईवीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर को बताता है। वो उन्हें दोनों टेप दे देता है। एक टेप में मनिका ने रिपोर्टिंग की थी तो दूसरे टेप में समर ने रिपोर्टिंग की थी। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मनिका की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार थी।
लेकिन यहाँ समर अपने हेड को बताता है कि जो कुछ भी मनिका मैडम और हमने देखा है वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। मनिका मैडम ने वहाँ पे रिपोर्टिंग की है कि वो एक हादसा है, जबकि मेरे पास पुख्ता सबूत है जो कि इस टेप में है। और आप देख सकते हैं कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी जाल थी। तो ईवीटी मीडिया हाउस वाले समर से कहते हैं कि कल तुम्हारी रिपोर्टिंग भी टीवी पर चलाई जाएगी। और वो ये टेप यहाँ पे मिश्रा जी को दे देते हैं, जो कि ईवीटी मीडिया में ही काम करते हैं। लेकिन जब अगले दिन टीवी पर ईवीटी न्यूज की न्यूज आई तो सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि न्यूज में मनिका मैडम की रिपोर्टिंग बताई गई थी। ये देखने के बाद तुरंत ही समर मीडिया हाउस पहुंचा। वहां पर उसने बताया कि जिसे तुम हादसा कह रहे हो वो एक हादसा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है जिसे कि तुम लोग छिपा रहे हो। लेकिन उसे बताया जाता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। समर उनसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने मीडिया हाउस की पड़ी है, जबकि 59 लोग मारे गए हैं और उनकी फैमिली का क्या होगा उनके बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मनिका मैडम और ई-रेड और ईवीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर उससे ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं और उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। लेकिन जाते जाते समर उनसे कहता है कि एक दिन गोधरा कांड का सच जरूर बाहर आएगा और फिर इस सच को पूरी दुनिया देखेगी। बस समय का इंतजार करो, क्योंकि सच गुमराह हो सकता है लेकिन छिप नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि ईवीटी मीडिया हाउस वाले ने मनिका ने जो रिपोर्टिंग की थी वही रिपोर्टिंग चलाई गई है और अब पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि वो एक हादसा है। और यहाँ समर कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि वह चाहता था कि सच सामने आए। उसके पास जो टेप था वो टेप भी मिश्रा जी के पास है और अब उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उसे झूठे केस में जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वह बाहर रहा तो वह ईवीटी मीडिया हाउस के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन वो ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जेल से बाहर निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर समर ने सोचा नहीं था उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ उसका ब्रेकअप हो चुका था, तो नौकरी भी जा चुकी थी और उसकी गर्लफ्रेंड भी जा चुकी थी। लेकिन उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि जो सच सामने आना चाहिए था वो सच किसी के सामने नहीं आ पाया, जिस वजह से वही बेवड़ा बन गया। और अब उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए चलती है। जो इंसान सच के लिए लड़ा करता था, अब उसे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, बस वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक गुजरना चाहता है। तो इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं और कहानी 2007 में पहुंच जाती है, जहां पर कि हम अमृता गिल नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। और वो भी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बस वो भी मनिका जैसी एक बड़ी न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है। और अब अमृता भी ईवीटी मीडिया में ही काम करने लगी है। तो अमृता ही पहले दिन मनिका से मिल जाती है और वो मनिका से कहती है कि वो उनकी तरह ही न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है। लेकिन मनिका का एटीट्यूड इस तरह था जो कि अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब आगे हम देखते हैं कि 2007 में जब सीएम चेंज हो चुके थे, तब ये केस एक बार फिर से खुला। तो जब नई सरकार बनी तो ईवीटी मीडिया हाउस के लोग जो हैं वो उनके मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंच गए। ईवीटी मीडिया हाउस वाले तो अपने संबंध मजबूत करने के लिए गए थे, लेकिन वहां तो कुछ उल्टा ही हो गया। पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि ईवीटी मीडिया हाउस वाले गोधरा कांड की रिपोर्ट एक बार फिर से तैयार करें। तो ईवीटी मीडिया हाउस वाले भी मान जाते हैं। हालांकि एक प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। वह कहते हैं कि हम रिपोर्ट जरूर तैयार करेंगे, लेकिन हम इस बार हत्याकांड के बारे में नहीं बल्कि विक्टिम्स के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में वो खुद रिपोर्टिंग नहीं करने वाले, बल्कि वो किसी नए रिपोर्टर को देखना चाहते हैं ताकि वही इसे संभाल ले, वरना इनकी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तब मनिका को अमृता के बारे में याद आता है। अमृता दरअसल में एक मौके की तलाश में है और वो अपना काम जो है वो काफी अच्छे तरीके से करती है। इसलिए मनिका अमृता से कहती है कि तुम्हें गोवा कांड के विक्टिम्स की रिपोर्ट तैयार करनी है और ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। यह सुनने के बाद तो यहाँ पर अमृता खुश हो जाती है, क्योंकि यह बात उससे मनिका मैडम ने कही थी। और दूसरी बात, वो ऐसे सुनहरे अवसर का इंतजार ही कर रही थी जिसके बाद वह गोधरा हत्याकांड के केस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन विक्टिम्स के बारे में जानने से पहले उसे पता लगाना होगा कि आखिर वहां हुआ क्या था। बहुत सारी चीजें पता करने के बावजूद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी ईवीटी मीडिया हाउस के मिश्रा जी यहाँ अमृता के पास आते हैं और वो उसे एक टेप देते हैं और मिश्रा जी यहाँ पर अमृता को समर के बारे में भी बताते हैं। उस टेप को देखने के बाद एक बात तो अमृता को मालूम चल चुकी थी कि यह एक हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी चाल थी। मिश्रा जी यहाँ पर अमृता को समर के बारे में बताते हैं कि इस केस की वजह से ही समर की नौकरी चली गई थी और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उसे जेल में भी डाल दिया गया था।
अब जिस इंसान को इस केस के बारे में सबसे ज्यादा मालूम था वो तो समर ही था। इसलिए अमृता तुरंत ही समर के पास जाती है। समर तो अब पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका था, लेकिन यहाँ पर अमृता चाहती है कि समर उसे गोदरा केस के बारे में सब कुछ बताए। लेकिन समर का अब किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। उसका जीवन जो है वह शराब के लिए है और अब उसे बस शराब के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर समर ने मना कर दिया था। लेकिन जब अमृता यहाँ से जाने लगती है तो समर तुरंत ही उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे 50 लाख लूंगा। इस काम के लिए बदले में मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए है। दरअसल में समर के शराब के लिए पैसे खत्म हो रहे थे, इसलिए उसने यह किया। तो अमृता भी मान चुकी थी, लेकिन वह समर को सिर्फ और सिर्फ 10 लाख देने ही वाली थी। इसके लिए समर भी मान गया था। वो अगले दिन गोधरा निकल जाते हैं और अब वो दोनों मिलकर यहाँ जीरो से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें मालूम चला कि अयोध्या में एक यज्ञ था और यज्ञ से ही यह सारे लोग वापस लौट रहे थे। तभी वहां पर मालूम चलता है कि कुछ लड़के लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। यह देखने के बाद जब सद्दाम को यह सारी बातें मालूम चली तो उसने भीड़ इकट्ठी कर ली। सद्दाम ने 5 से 10 मिनट के भीतर ही 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली थी। फिर सद्दाम ने सारे लोगों को यहाँ लेकर आया और फिर यात्रियों से झगड़ा किया, क्योंकि उन्हीं में से एक ने सानिया के साथ बदतमीजी की थी। इसी वजह से ट्रेन में आग लग गई। दूसरी कहानी यह है कि प्लेटफार्म पर ही एक साजिद बाटली वाला है जो कि चाय वाला है। उसकी लड़ाई जो है वह यात्रियों से हो गई। बाद में साजिद बाटली वाला ने सद्दाम को बताया और फिर सद्दाम ने इसी तरह से 1000 लोगों की भीड़ लेकर आया और फिर यात्रियों से झगड़ा की वजह से ट्रेन में आग लग गई। और इन सब का चश्मदीद गवाह है अरुण बर्दा। तो यहाँ पर अमृता और समर को एक बात समझ में आती है कि यह लोग वही दिखा रहे हैं जो कि हमें देखना चाहिए। उन्होंने एक चीज नोटिस कर ली थी कि दोनों कहानियों में पैसेंजर्स की गलती है, जिस वजह से कोई कुछ नहीं कह रहा है और इसी वजह से इस कहानी को दबा दिया गया है। लेकिन अरुण बर्दा से अगर वो लोग मिल ले तो यह सारी कहानी झूठी साबित हो जाएगी और उन्हें अपनी तीसरी और सच्ची कहानी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लोग साबरमती एक्सप्रेस को देखने के लिए जाते हैं जो कि 5 साल पहले जल गई थी। वो यहाँ पर निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि आखिर रेलवे वालों ने इसे किस तरह से हादसा बताया है। रेलवे वालों की रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोग इसी ट्रेन के डिब्बे में बैठकर खाना बना रहे थे। तो एक दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि सिगरेट की वजह से इस ट्रेन में आग लगी है। लेकिन समर इन दोनों को ही झूठी ठहरा देता है। समर बताता है कि इन दोनों बोगियों की अगर सीट को मिलाया जाए तो 72 सीट हैं और यात्री जो है वो 200 के आसपास थे। ये मतलब कि 3 गुना लोग, मतलब कि जिस ट्रेन में पैर रखने तक की जगह ना हो वहां पे लोग खाना बना रहे थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब यह रिपोर्ट तो पूरी तरह से गलत है। दूसरी रिपोर्ट है सिगरेट की। तो यहाँ भी वही बात निकल कर आती है कि जब 3 गुना भी भीड़ है तो किसी इंसान ने सिगरेट निकाली और पी ली और वहां पे फेंक दी और किसी ने उसे देखा भी नहीं। चलो सिगरेट अगर किसी ने फेंक दी और किसी ने देखा भी नहीं तो आखिर एक सिगरेट से ज्यादा क्या हो सकता है जो यहाँ हम देख रहे हैं? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब वो लोग कोर्ट जाते हैं जहां पर कि अरुण बर्दा मौजूद था, लेकिन उसे सबकी नजरों से छिपाया जा रहा था, जिस वजह से अमृता और समर को भी उसे ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन आखिर में उसने देखा कि 2 पुलिस वाले अरुण बर्दा को बाइक से लेकर जा रहे हैं। वो लोग अरुण बर्दा को घर लेकर जाते हैं और उनके पीछे पीछे अमृता और समर भी जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अरुण बर्दा को जिस घर में रखा गया था उसकी चौकीदारी के लिए 2 हवालदार भी बाहर खड़े किए गए थे। तो आखिर समर और अमृता अंदर कैसे जाए? तो समर के पास भी इसका प्लान था। वो लोग बड़े ऑफिसर्स बनकर बत्ती वाली जीप लेकर अरुण बर्दा के घर पहुंच जाते हैं। हवालदार उन्हें नहीं रोक पाते हैं और फिर वो अरुण बर्दा से सारी पूछताछ कर लेते हैं और फिर अरुण बर्दा को ना चाहते हुए भी सब कुछ सच बताना पड़ता है। अरुण बताता है कि वह किसी जगह पर काम कर रहा था। तभी सद्दाम भाई आए और उन लोगों ने हम सभी को अपने साथ लेकर चले गए और जो गोधरा में हुआ है वो कोई हादसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक सोची समझी चाल थी। साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की प्लानिंग एक दिन पहले ही हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लिया गया था और 20-20 लीटर की 7 पेट्रोल की ड्रम्स को भी रख लिया गया था। अगले दिन जब गोधरा के पास 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी तो सभी लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस पर S6 में हमला कर दिया, क्योंकि 60 पर ही हमला करने का कहा गया था। पहले तो सभी ने साबरमती एक्सप्रेस पर ईंट और पत्थर जलाए, बाद में उसमें पेट्रोल डाला और आग लगा दी। तो अब यहाँ पर अमृता और समर को सारी बातें मालूम चल चुकी थी कि आखिर साबरमती एक्सप्रेस पर आग कैसे लगाई गई। लेकिन अभी भी उस बड़े आदमी का नाम बाहर नहीं आया था जिसने यह सारा काम करवाया था।
सद्दाम तो उस बड़े आदमी का कठपुतली था। सद्दाम जो कहा जाता था, सद्दाम वही करता था। और इससे पहले कि उसका नाम बाहर आ पाता, जब अमृता और समर कहीं जा रहे थे तभी अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन लोगों ने यहाँ से अमृता के पास से सारे सबूत लेकर चले गए थे। अब अगले दिन कुछ पता करने के बाद इन्हें एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है और वो मास्टरमाइंड था हबीब कादरी। हबीब कादरी के कहने पर ही सद्दाम ने यह सब कुछ किया था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि समर के ऊपर आरोप लग चुके थे और उसे भी फंसाया जा रहा था। समर यहाँ पर बहुत कुछ बताना चाहता था लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे क्योंकि सारे सबूत तो उनसे छीन लिए गए हैं। लेकिन फिर भी वह जज साहब को बहुत सारी बातें बताता है। वह बताता है कि इन सब में सबसे बड़ी गलती पत्रकारिता की है। देश बहुत उम्मीद लेकर इनकी तरफ देखता है लेकिन मीडिया वाले अपने ऊपर बैठे उन लोगों को देखता है जो कि ये सारी चीजें करवाते हैं। तो जज साहब यहाँ पर कोई फैसला तो नहीं सुनाते लेकिन वो गोधरा के इस सच को बाहर लाना चाहते हैं, इसलिए वो एक टीम को तैयार करते हैं और इस सच को ताकि बाहर लाया जा सके। तो अब इसी तरह से यह केस जो है वो 2017 तक पहुंच चुका था और अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया था। तो अब हम देखते हैं कि समर अब नेशनल टीवी पर एंकरिंग करने लगा था और अमृता को भी ईवीडी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो भी समर के साथ नेशनल टीवी पर ही काम करती है। और आज का बहुत ही खूबसूरत पल होने वाला था क्योंकि समर 2017 में गोधरा के उस हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट लेकर आया था और सभी को सच बताने वाला था। समर शुरुआत से सब कुछ बताता है कि अयोध्या से यज्ञ कंप्लीट करने के बाद सारे श्रद्धालु जब साबरमती ट्रेन में बैठे और जब वह अहमदाबाद जाने के लिए निकले तो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही गोधरा पहुंचने पर उनके ऊपर अटैक हो गया। लेकिन यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। सद्दाम और उसके बहुत सारे लोगों ने पहले तो साबरमती एक्सप्रेस पर पथराव किए, बाद में दोनों बोगियों में पेट्रोल डाल दिया गया और उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद उन्होंने ट्रेन के गेट को भी बंद कर दिया था ताकि कोई भी बाहर न जा सके। तो यह फिल्म उन 59 लोगों की श्रद्धांजलि के लिए बनाई गई है जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। सभी लोग सोच रहे थे कि यह एक हादसा है, जबकि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक विस्तृत जांच के बाद 2011 में एक ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गोधरा में सोमती ट्रेन को जलाना एक पूर्व नियोजित साजिश थी और जांच करने वाले नानावटी नायक आयोग के अनुसार कोच में लगी आग एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि इसे जानबूझकर आग लगाई गई थी। इस भयानक अपराध के लिए 31 लोगों को दोषी ठहराया गया जबकि 63 अन्य को पर्याप्त सबूतों के अभाव से बरी कर दिया गया था और 11 दोषियों को इस बर्बर अपराध के लिए मौत की सजा दी गई थी, जिसमें एक रात पहले इस साजिश को अंजाम देने के लिए की गई बैठक और पेट्रोल खरीदने का अपराध भी शामिल था। और फिर 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की थी कि साबरमती ट्रेन को जलाने की साजिश थी, न कि दुर्घटना। तो दोस्तों, साबरमती रिपोर्ट वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित फिल्म है, इसलिए इस बात पर बहस को आमंत्रित करता है कि फिल्म प्रामाणिक है या नहीं। लेकिन जैसा कि विक्रांत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम या लेफ्ट राइट विंग के चश्मे से देखना मानवता के लिए शर्म की बात है। द साबरमती रिपोर्ट न केवल दंगों के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देती है बल्कि एक फिल्म मनोरंजन के माध्यम के रूप में अंत तक दिलचस्प बनी रहती है। यह फिल्म उन लोगों को अवश्य देखनी चाहिए जो भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं। और द साबरमती रिपोर्ट, यह फिल्म बड़ी हिम्मत से सामत का सच दिखाती है। यह फिल्म कसी हुई है, मीडिया के नजरिए से यह चीजों को दिखाती है। कुछ ऐसा भी दिखाती है जो मीडिया की इमेज खराब करता है, लेकिन बात जब 59 लोगों की जान की होती है तो बात तो होनी चाहिए। फिल्म हर पहलू पर बात करती है, कोर्ट ने जो कुछ कहा वो बताती है, आपको बांधे रखती है। आप इस केस का सच जानने के लिए इस रिपोर्टर के साथ रिपोर्टर बन जाते हैं। आज की पीढ़ी को शायद इस कांड के बारे में नहीं पता होगा, तो उनके लिए यह फिल्म एक दस्तावेज का काम भी करती है। फिल्म आपको कहीं बोर नहीं करती, कहीं खींची हुई नहीं लगती, चीजें तेजी से आगे बढ़ती रहती हैं। हाँ, थोड़ा इमोशनल कनेक्ट कम है, वो होता तो फिल्म और शानदार हो सकती थी। 12वीं फेल के बाद विक्रांत फिर फॉर्म में है और इस रिपोर्टर में उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं। दिखाने वाला एक नया पत्रकार, हिंदी बोलने वाला एक पत्रकार। यह किरदार विक्रांत के अलावा शायद ही कोई कर सकता था। उन्होंने परफेक्शन से इस किरदार को निभाया है। रिद्धि डोंगरा ने कमाल का काम किया है। मीडिया के लोग उनके किरदार से काफी रिलेट कर पाएंगे। हर न्यूज रूम में रिद्धि के किरदार जैसा पत्रकार आपको मिल जाएगा। उनके एक्सप्रेशन परफेक्ट है। राज खन्ना ने ट्रेनी जर्नलिस्ट के किरदार को परफेक्शन के साथ प्ले किया है। एक बड़ी जर्नलिस्ट की एक फैन से लेकर उसे सच का आईना दिखाने वाली पत्रकार, यह रोल उनके बेस्ट रोल में से एक है। बाकी के कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है।
तो वहीं धीरज सरना का डायरेक्शन अच्छा है। उन्होंने फिल्म को खींचा नहीं, 2 घंटे में सब दिखा दिया, लेकिन इमोशन और डालना चाहिए था। तारीफ एकता कपूर की भी करनी होगी कि उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट चुना, इसके लिए हिम्मत चाहिए। एकता का सास बहू से लेकर साबरमती तक का सफर दिलचस्प रहा। वो हर तरह का कंटेंट बना रही है और कुछ नया ट्राई करने से किचकिचा नहीं रही है। और आवरम रिपोर्ट में कलाकारों का अभिनय सराहनीय है। पत्रकार की भूमिका निभा रहे विक्रांत, मेसीराज खन्ना और रिद्धि डोंगरा अपने अभिनय से कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। विक्रांत जैसा अभिनेता के लिए, जिनके पास फेल सेक्टर 33 और डेथ इन द गंज जैसी कई समीक्षाओं द्वारा बेहतरीन भूमिकाएं हैं, द साबरमती रिपोर्ट के साथ ये बेहतर हो जाता है। इस फिल्म में उनका अभिनय पानी जैसा है, यह प्रभावित होता है और इसका शांत प्रभाव पड़ता है। जहां राश अपने किरदार में एक विशेष आकर्षण जोड़ती है, वहीं रिद्धि अपने प्रभावशाली अभिनय से चमकती है। वह एक बॉस महिला का किरदार निभाती है और उसके साथ न्याय करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते हैं। एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।